ओह सॉरी, वीडियो स्टार्ट हो गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो स्टार्ट हो गई है और ये बंदा फ़ोन में क्या देख रहा है। तो मैं देख रहा था कि जब से ये अनलॉक हुआ है तब से लोगों का रिएक्शन क्या रहा है और लोग किस तरह जो है गवर्नमेंट के ऊपर अपनी विचार दे रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो वही देख रहा था मैं कि किस तरह से लोग ये सब बोल रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। तो खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारी चर्चा का टॉपिक है, वो टॉपिक यही है कि लॉकडाउन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अनलॉक के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है और जो वो रिएक्शन है वो क्या क्या है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। तो नमस्कार, एक बार फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि लॉकडाउन, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन लगा तो ये हम सबको पता है कि लॉकडाउन क्यों लगा। ये जो कोरोना, जो ये महामारी, जो ये वैश्विक महामारी आई, इस चक्कर में इसके कारण जो हमारी सरकार ने सबसे पहला लॉकडाउन जो लगाया वो 21 दिन का लगाया। फिर उसके बाद लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, होते होते 3-4 महीने तक ये लॉकडाउन खिंच गया। फिर उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। तो अनलॉक की प्रक्रिया के बाद और फिर जो लॉकडाउन हुआ तो उसके बीच जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आज की जो ये हमारा टॉपिक है, जो ये विषय है, आपको जब आप मुझे सुन रहे होंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसके दो पहलू हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, मेरी हर एक बात के दो पहलू होंगे। मेरी हर एक बात का नेगेटिव पहलू भी होगा, मेरी हर बात का पॉजिटिव पहलू भी होगा। सही भी, मेरी जो भी बात होगी वो अपनी जगह सही भी होगी और वो अपनी जगह गलत भी होगी। तो यही मैं आपसे आज इसी विषय पे मैं आपसे थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। तो जो लॉकडाउन में हम सब ने देखा कि हमारे व्यापारियों के, चाहे मध्यम वर्ग व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, सबको अपने अपने हिसाब से कितना नुकसान झेलना पड़ा, कितना असर उनके धंधे पे आया, लोगों की नौकरियों पे असर आया, शेड्यूल जो है वो कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया और जो बिज़नेस क्लास जो लोग हैं उनके लिए किन किन चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ा। मैन्युफैक्चरर्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई, उनका स्टाफ चला गया। तो इन शॉर्ट जो सारा कुछ है ये हौच पौच हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा जो वर्ग जो हिट हुआ है, या तो वो वर्ग हिट हुआ है जो लेबर क्लास है, जो माइग्रेट हुआ, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे माइग्रेट हुआ। और विद इन स्टेट्स जो हम देखा जाए तो जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की हमेशा से हम मैक्सिमम लोग, आप, मैं, हम सब मैक्सिमम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम लोगों की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि हम लोगों का ना समझ में नहीं आता कि हम किसी भी क्राइसिस को हैंडल कैसे करें। एक फाइनेंशियली जो पुअर क्लास होता है उसको पता होता है कि भाई मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, उसे उसकी फाइनेंशियल जो उसकी गरीबी है उसमें वो जी लेता है। एक जो रिच क्लास होता है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती, उसको पता है कि भाई मेरे पास पैसे का बैकअप है तो मैं अपने आप को चला लूँगा। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है, ना उसके पास बैकअप होता है, ना उसके पास देने के लिए खुद को ये तसल्ली होती है कि भाई हम तो है ही ऐसे, हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। उस मिडिल क्लास को रोज़ पानी पीना होता है कुआं खोद कर, और ये रोज़ाना की प्रैक्टिस है। और यही मिडिल क्लास को इस कोरोना में, इस लॉकडाउन में और इस आफ्टर लॉकडाउन में उसको इन्हीं बातों का असर पड़ा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक मिडिल क्लास इंसान को, चाहे वो एक नौकरी पेशा हो, चाहे वो एक बिजनेस करने वाला हो, बिजनेस क्लास हो। तो इस बीच में मैंने देखा कि जो लोगों का रिएक्शन सरकारों की तरफ जो रिएक्शन था वो बड़ा अजीबोगरीब था। कुछ लोगों ने बोला कि भाई सरकारों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोगों ने बोला कि सरकारें बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हैं, हर बात में कमियां निकाली। कुछ लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ जी, अगर ऐसा हुआ है
तो ये सरकार की गलती नहीं है, ये तो एक वैश्विक महामारी है जो बाहर से आई है। भाई कोई भी सरकार ने ऐसा तो नहीं बोला है ना कि लाओ कोरोना हमको दो, हम उसको अपने देश में फैलाएंगे। चाहे कैसी भी सरकार हो, वो ये सब इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगी। तो मेरा ध्यान जो गया, मेरा मेन ध्यान गया उन लोगों के ऊपर गया, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, चाहे वो फाइनेंशियली पुअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच क्लास हो। मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ थोड़ा सा गया जो एक पॉजिटिविटी के साथ चले, जो जिसे कहते हैं ना हाथों में हाथ डालना, कंधे से कंधा मिला के चलना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह से चले। लेकिन जो मेरा मेन ध्यान उन लोगों के ऊपर गया जो लोग नेगेटिव कमेंट्स जिन्होंने किए। देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी हर बात के दो पहलू होंगे। मेरी बात अपनी जगह सही भी होगी और मेरी बात अपनी जगह गलत भी होगी, जिसका जैसा परसेप्शन है उसका उस हिसाब से। तो जो नेगेटिव कमेंट्स वाले थे, मैं ये नहीं कहता कि उनको इस महामारी ने, जो ये लॉकडाउन है, अनलॉक है, उनको कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन इसमें भी जो वो नेगेटिव कमेंट्स वाले भी, इनमें कुछ वैसे लोग थे जिन्होंने बस बैठे बैठे सरकारों पे कमेंट किया है, जिन्होंने बस बैठे बैठे बस टिप्पणियां की हैं कि भाई सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को वो करना चाहिए था, सरकार को ऐसे नहीं किया, सरकार ने वैसे नहीं किया। मतलब जो आप समझते हैं, जो एक इजी चेयर पे बैठ के सुबह सुबह अपने हाथों में न्यूज़पेपर लेके बस क्रिटिसिज्म जिन्हें करना आता है, तो मेरा ध्यान उन लोगों पे गया। तो मेरा आज का जो सवाल है, मेरा खासकर सवाल उन लोगों से है कि भाई आप लोगों को पता है कि जब एक हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो मैनेजमेंट होता है, जब वो अपने ऑफिसेज़ में बैठ के स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, तो उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? क्या आप लोगों को पता है? मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स में जो एक नाली जाती है, वो नाली एमसीडी के अंडर होती है, जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसके अंडर होती है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की लैंग्वेज में बात करूंगा। एमसीडी के अंदर होती है। वही नाली जब आगे जाती है, रोड पे जाती है, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आ जाती है। और उसी नाली का पानी जब वो सीवर में अटैच हो जाता है, सीवर में जाता है, तो वो दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है। तो हम लोग अपनी जगह पे बैठ के ये तो कह देते हैं कि एमसीडी वाले ने सफाई नहीं की, जल बोर्ड वाले ने सफाई नहीं की, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते, हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट प्रॉब्लम नहीं समझते, हम महकमे से महकमे की प्रॉब्लम नहीं समझते कि एक डिपार्टमेंट का इंसान जो है, एक डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जो है, दूसरे पे हाथ नहीं डाल सकता है, उसको एक परमिशन लेना होता है। और पॉलिटिकल टिफ्स, जो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं, वो परमिशन आगे नहीं देती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को समझने की बजाय उसको क्रिटिसिज्म करते हैं। हम लोग ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि उस ओहदे पे बैठा हुआ बंदा वो किन चैलेंजेस से गुजर रहा है। भाई हमें तो बस क्रिटिसिज्म करना है, हमको तो बस क्रिटिसिज्म करना आता है। तो यही इन्हीं बातों पे मेरा जो है ध्यान गया। तो इस कोरोना में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने आए, जिन्होंने बड़ी आराम से जो है, किसी ने दिल्ली गवर्नमेंट पे, केजरीवाल गवर्नमेंट में, तो किसी ने मोदी गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे उंगलियां उठा दी कि भाई इन्होंने व्यवस्था ऐसे नहीं की, कि इन्होंने व्यवस्था वैसे नहीं की। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि जब आप खुद सोचिए, जब एक 2 बेडरूम फ्लैट जो होता है, उसे हमको पूरा रेनोवेट करना होता है। पूरा रेनोवेट मतलब पूरा रेनोवेट, बिल्कुल पूरी अलग दिशा और दशा देनी होती है हमें उस फ्लैट को। तो उस फ्लैट को अच्छे से कंप्लीट होने में 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधा साल लग जाता है। तो आप लोग सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो 6 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 7 साल में एक ऐसा देश, भारत जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड देश, वो सुधार देंगे? सुधर जाएगा। जबकि हमें पता है, सरकारों को पता है कि उन्हें हर दूसरे कदम पे अपोजिशन झेलनी पड़ती है, हर दूसरे कदम पे उन्हें उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। अपने नंबर बनाने के चक्कर में उनके परमिशन में बाधा डालते हैं। क्या वो लोग ये बात समझ रहे हैं? मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ ये बात कि भाई, अगर
मैं तो खैर मैं कौन हूँ, अगर कोई इंसान आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया की RWA संभालने के लिए दे देगा ना, आप लोगों की सारी क्रिटिसिज्म जो है ना वो आपके गले से नहीं नीचे उतरेगी, ना उगले बनेगी ना निगले बनेगी। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया की RWA आपको संभालने के लिए दे दी और हम लोग मोदी को सिखाते हैं कि उसे देश कैसे चलाना है, क्या हमने सोचा है कि अपने ऑफिस में बैठा बैठा वो बंदा किन चैलेंजेस से गुजर रहा है? जबकि उस बंदे को देखिए, मोदी अच्छा है बुरा है, देखिए मैं भी एक अंधभक्त नहीं हूँ, मैं भी मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मेरे भी कई इख्तलाफ हैं उनके पॉलिसीज़ के साथ, उनके स्ट्रैटेजीज़ के साथ, मेरे भी कई इख्तलाफ हो सकते हैं उनके साथ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मुझे ये एहसास है कि जब मोदी अपने ऑफिसेज़ में बैठ के स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है अपनी टीम को लेके, क्या उसे नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? क्या उसे नहीं पता कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो कौन सा ट्रैक पकड़ रही है? देखिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी करप्ट क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी गवर्नेंस पे कोई बात आ जाए। और ये कोरोना टाइम, ये ऐसा टाइम है, इसमें लोगों को इस कोरोना ने ऐसा तमाचा मारा है, लोगों की जेबों पे ऐसा वार किया है इस कोरोना ने कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि लोगों की जेबों पे कितना असर पड़ा है इस कोरोना से, और पड़ रहा है। अभी भी कई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो चल नहीं रही हैं, जो अभी भी बंद पड़ी हैं, कई जगहें जो अभी भी बंद पड़ी हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। तो इन सब के बीच अपोजिशन को झेलकर एक पॉलिटिशियन, एक स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो स्ट्रैटेजी बना रहा है। मैं खाली मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, मैं गहलोत सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस कोरोना की बात करूँ, छोड़िए आजकल क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, मेरा आज का वो विषय नहीं है जो आजकल लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं। अगर मैं उद्धव ठाकरे की बात करूँ, सबसे ज़्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। उद्धव ठाकरे गया था क्या चाइना उनको ये बोलने के लिए कि लाओ भाई लाओ, मुझे कोरोना दे दो, मैं उसको सब में फैलाऊंगा? आपको क्या लगता है कि अगर जहाँ तक ये कोरोना की बात है, क्या उद्धव ठाकरे का कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं इस कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए? लग रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ना क्रिटिसाइज करने की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है। हम लोग ये सोचना ही नहीं चाहते कि भाई एक्चुअली जो फील्ड का जो हालात होते हैं ना, जो एक्चुअल फील्ड होती है उसके हालात ही अलग होते हैं। हम तो बोल देते हैं कि मोदी को ऐसे करना चाहिए था, उद्धव ठाकरे को ऐसे करना चाहिए था और केजरीवाल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो एक्चुअल हालात फील्ड के होते हैं, जो उन्हें झेलना पड़ता है, जो अपोजिशंस उन्हें झेलनी पड़ती हैं, जिन चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है, हम लोकल जो है ना, हम नॉर्मल लोग उस चीज़ को सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि वो अपने ऑफिस में बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आराम हम लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे असर नहीं पड़ा, जैसा कि मैंने कहा, मेरी बात अपनी जगह सही भी है और मेरी बात अपनी जगह गलत भी होगी। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, यही डिस्कशन है मेरा, मतलब कि मैं यही सोच रहा था। मैं सोचा कि आज आपके सामने एक और रैंडम वीडियो लाऊं मैं इसके ऊपर, और आपसे इस सब चीज़ों की मैं राय जानना चाहूँगा कि हम लोग बोल देते हैं लेकिन हमें रियलिटी का कितना पता है। अब जैसे कुछ लोग जो हैं, मतलब जो आजकल ये फैशन बन चुका है, जैसे मोदी जी की फॉलोइंग जो है हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली किसी भी लीडर से ज़्यादा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना एक फ़ैशन बना रखा है कि भाई अगर 100 में से 80 लोग 90 लोग मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा। भाई अगर 100 लोग 90 लोग 95 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं और एक बंदा कोई दूसरी चीज़ बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है बाकी 95 लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे अप्रूवल मिलेगा, उसको ऐसा लगता है कि अब लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई 95 लोगों की बात में ये कमी निकाल रहा है तो ज़रूर ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा, इसमें ज़रूर कोई दिमाग होगा। ये आजकल फैशन बन चुका है। तो इसी के बीच में मैं एक डाटा आपके सामने लाना चाहूँगा, इसीलिए मैं इतनी देर से फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ हूँ। मैं एक छोटा सा डाटा लाना चाहूँगा आपके सामने, और ये डाटा कोई मेरा रिसर्च किया हुआ नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, आपने खैर देखा भी होगा, ये डाटा है इंडिया टुडे चैनल।
अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये चैनल जिसमें राजदीप सरदेसाई है जो अपने एंटी मोदी स्टेटमेंट्स के लिए मशहूर है, राहुल कंवल उनके साथ अपने एंटी मोदी स्टेटमेंट्स के लिए वो लोग मशहूर है, ये चैनल मशहूर है। ये कभी सीधे सीधे जो है मोदी जी की तारीफ नहीं कर सकते, उन्होंने अच्छा किया हो या गलत किया वो दूसरी बात हो सकती है, लेकिन इनका मेन फोकस जो होता है नेगेटिविटी पे ही होता है इन लोगों का, क्योंकि इनको भी मतलब हालांकि ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये भी है ना क्रिटिसिज्म, भाई क्रिटिसिज्म करना है भाई। 6 चैनल्स है, 6 में से 4 चैनल अगर 5 चैनल अगर मोदी का सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक चैनल अगर दिखा रहे हैं, तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि हमारी टीआरपी बढ़ रही है। मैं इस चैनल के डेटाज आपके सामने कुछ साझे करना चाहूँगा। इसमें जो कुछ पोल्स हुए हैं, ये कुछ पोल्स आए हैं सामने, तो इसमें पहला आया है मोदी गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू यूपीए। 43% कहते हैं बेटर देन यूपीए, 10% बोलते हैं वर्स देन यूपीए, 45% बोलते हैं सेम एज यूपीए। तो यानी कि अगर हम 43% और 45% को प्लस करें, वो मोदी जी के हक में ज़्यादा ये पोल जाता है। 10%, ये मेरी कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आजकल भाई सबके हाथों में इंफॉर्मेशन है, सबके हाथों में नॉलेज है, आप लोग सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ या कितना झूठ बोल रहा हूँ। ये था। दूसरा पोल था आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है, क्या वो सक्सेसफुल होगा हमारी कंट्री में। 53% बोलते हैं कि सक्सेसफुल होगा, 38% बोलते हैं नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट, भाई ये पॉसिबल नहीं है। जो ये आत्मनिर्भर भारत है, आपको मैं बता दूं कि आत्मनिर्भर का जो एक कॉन्सेप्ट जो मोदी जी ने लाया, वो किस लिए लाया, ताकि हम लोग, मोदी जी ने, खैर मैं मोदी जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये किसी रीज़न से हमारे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता किस रीज़न से हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। और फिर देखिए मैं कह रहा हूँ ना, क्रिटिसिज्म, ये वही क्रिटिसिज्म है। हम लोग ये कह देते हैं कि भाई मोदी के टाइम में या किसी के भी टाइम में रुपये की वैल्यू कम हो गई, लेकिन हम लोग अपने ऊपर इस बात का जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम कितना इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो हम सारी चीज़ें बाहर से खरीदेंगे, हमको जोश चढ़ा होता है, हमको चाह चढ़ा होता है इस चीज़ का कि भैया देखो हमारे पास इंपोर्टेड है, हमें रिश्तेदारों में हमको डींग आंकनी होती है कि देखो जी हमारे पास इंपोर्टेड है, लेकिन हम इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते। स्वामी रामदेव कहता था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तब हम कहते थे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, भले ही वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे, लेकिन स्वदेशी अपनाने को कह रहे थे। क्या आप देखिए, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर देश का पैसा, देश की मैन्युफैक्चरिंग का पैसा हम उनको देंगे, मैन्युफैक्चरर्स को देंगे, देश का पैसा देश में रोटेट होगा, तो क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होने में कितना हेल्प मिलेगी। जो सामान इंपोर्ट होता है, जो खर्चा हमें इंपोर्ट करने में आता है, अगर वो इंपोर्ट्स कट हो जाएंगे तो हमें, हमारी इकोनॉमी जो है, जिस इकोनॉमी को लेकर हम बार बार मोदी गवर्नमेंट पे निशाना साध रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट पे हम निशाना साध रहे हैं, मोदी हमको कह रहा है मेक इन इंडिया अपनाओ, मेक इन इंडिया अपनाओ, इंडियन प्रोडक्ट्स अपनाओ, लेकिन हमें बाहर के प्रोडक्ट्स चाहिए और हमें मोदी को भी क्रिटिसाइज़ करना है। हम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई हम ही नहीं बाहर के प्रोडक्ट्स। अगर ये गलवान कांड नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए, हम तो आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ले रहे होते, हम तो आज भी कम से कम बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो नहीं चला रहे होते। जो चाइनीज़ बॉयकॉट, कई लोगों ने बॉयकॉट कर भी दिया, हम वो चला ही नहीं रहे होते। अगर गलवान कांड नहीं होता तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती और चाइना इसी तरह हमारा सिस्टम खोखला करता जाता, पाकिस्तान को फंड करता हमारे, वरना आप खुद सोचिए पाकिस्तान की क्या औकात है, चाइना उसे फंड करता है हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। जिसके पास अपनी बनाई हुई रुमाल नहीं है, एक सुई नहीं है, वो इतने सालों से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके टेररिज्म फैला रहा है। ये सोचने वाली बात है ना, चाइना को सपोर्ट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उनकी जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भाई मोदी को कोसना है, हम लोग अपने ऊपर जिम्मा नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि हम नीचे कूड़ा डालें, हम नीचे थूकें, हम नीचे गंदगी फैलाएं और मोदी अपने ऑफिस से उठ के झाड़ू मार के जाए, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होगा कि भाई हमें अपनी सफाई रखनी है। फिर हमें ये कहना है कि भाई जापानियों को देखा है, अमेरिका में देखा है कितना साफ सुथरा होता है, कितना सही सिस्टम है, हम उनको बोलेंगे
लेकिन खुद साफ सफाई नहीं रखेंगे। भाई उन लोगों को खुद को एहसास है इस चीज़ का कि हमें अपनी गंदगी नहीं करनी है, हमें अपना सिस्टम बराबर चलाना है। दूसरा पोल, गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, जो है इस गवर्नमेंट ने किस तरह इकोनॉमी को हैंडल किया है, इस कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह हैंडल किया है। 24% कहते हैं आउटस्टैंडिंग, भाई बहुत ही बढ़िया किया। 48% कहते हैं कि गुड, अच्छा किया। 21% कहते हैं एवरेज किया, ठीक ठाक किया। और खाली 6% लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरा किया। अब आप सोचिए, ये वही पब्लिक का पोल है जो पब्लिक घर बैठे क्रिटिसाइज करती है। पब्लिक का मूड है ये भाई, इस प्रोग्राम का नाम ही था मूड ऑफ द नेशन। तो अगर हम खाली आउटस्टैंडिंग और गुड को भी मिलाए तो 72% बनता है जो मोदी के फेवर में जा रहा है। ये है मूड ऑफ द नेशन। जो ये चाइनीज ऐप्स को बैन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कितना सही है? 91% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया। भाई जो लोग आपकी सीमा में घुस के आपके जवानों को मार रहे हैं जबकि उन्हें अलाउड ही नहीं है हाथ उठाना, आप वो गलवान जो पैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, आप उसे पढ़ेंगे, उसमें अलाउड ही नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं छोटी बात बता रहा हूँ, उसमें अलाउड ही नहीं है कि दोनों फौजें एक दूसरे पे हाथ उठाए। हमारी फौज ने पूरी मर्यादा का पालन किया, उनकी फौज ने हमारे 21 जवान मार दिए, फिर हमने भी उन्हें जवाब दिया है, वो भी ऑन रिकॉर्ड्स है। 91% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया मोदी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं भी अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे भी मोदी जी की बहुत पॉलिसीज से इख्तिलाफ है, लेकिन ये मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। जो इंडिया को वॉर के लिए जाना चाहिए, अगर इंडिया और चाइना में वॉर हो जाए तो क्या इंडिया बीट कर पाएगा चाइना को? 72% कह रहे हैं हाँ कर पाएगा, 9% कह रहे हैं डिफीट नहीं कर पाएगा, और 10% कहते हैं कि वार्तालाप से सुलझ जाएगा। और ऐसा ही एक पोल आया था कि इस कोरोना में, जो जहाँ से हमारी वीडियो स्टार्टिंग हुई थी, मैं उसकी बात करता हूँ, इसी में पोल आया था, मैं उसको इसमें ऐड करना भूल गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें आया था कि जी बिजनेस मैन है, जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनसे एक सर्वे लिया गया, उनकी राय जानी गई, उनका मूड जाना गया कि भाई इस कोरोना के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन के बाद आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है। 65 to 70% लोग, ये प्रिसाइज नहीं है, मैंने ऐड नहीं किया इसलिए मुझे पूरा याद नहीं है, 65 to 70% लोगों ने बोला कि भाई असर पड़ा है लेकिन चल रहा है, इतना भी असर नहीं पड़ा कि भाई हमको हमारे साथ कुछ बुरा हो गया हो। चल रहा है, पहले जैसा नहीं है लेकिन चल रहा है। 20% ने बोला कि हाँ भाई ठीक ठाक है, कम काफ़ी हो गया लेकिन ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। और बाकी के 10% ने बोला है कि भाई साहब बहुत ख़राब हो गया, जी मोदी जी ने बहुत ख़राब कर दिया हमारे साथ। ये है 70% लोग कह रहे हैं कि चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और अब हम देखें भी, जो अनलॉक होता है लोगों का, जो अनलॉक हो रहा है, लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, क्या लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं? क्या लोगों को सामान अवेलेबल नहीं हो रहा है? कहीं से तो अवेलेबल हो रहा है, कहीं से तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं से तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं से तो स्टॉक हो रहा है, कहीं से तो खरीदा जा रहा है। तो यानी कि काम चल रहा है लोगों का, पहले की तरह नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं। काफ़ी लोग, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इस वजह से भाई पहले की तरह धड़ल्ले से नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है। और कुछ लोगों का बस क्या काम है, टीवी के सामने बैठकर अपनी पता ही नहीं क्या एक्सपीरियंस को सामने लाकर बस क्रिटिसाइज करना कि ये देखो जी दुकानदारों की बैंड बजी हुई है, ये देखो जी ग्राहकों का ऐसे हो रहा है, वो देखो जी ऐसे हो रहा है, ये देखो जी वैसे हो रहा है। लेकिन रियलिटी उन लोगों को पता नहीं है, रियलिटी में उन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं तो हमको सब कुछ पता है। लेकिन अगर आज भी उन लोगों को, उन तरह के लोगों को ये बोल दिया जाए कि भाई फील्ड में जाके कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ, भाई हम क्यों करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ऐसे कह के
टाल देंगे। तो अब इसी के साथ मैं इस चर्चा को ख़त्म करूँगा, और ये बात आप लोगों को मैं सोचने के लिए छोड़ देता हूँ कि हम जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो कितना जायज़ है। जहाँ की आपने देखा होगा कि मेरी बातें जो है अपनी जगह सही भी है और अपनी जगह गलत भी हैं, मुझे पता है गलत भी हैं, लेकिन ये बात हम लोगों को सोचनी है कि जो हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस दौर में, जब मैं हिंदुस्तान की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, झंझोड़ के रख दिया इस बीमारी ने, तो हमारा बेमतलब का क्रिटिसिज्म करना कहाँ तक सही है। मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, उनको हर बात में कटघरे में लाके खड़े करना कहाँ तक सही है, और अपनी अपनी जगहों में बैठ के बस पॉलिसी मेकर्स को क्रिटिसाइज़ करना कहाँ तक सही है। हम लोगों को एक्चुअल रियलिटी नहीं पता है, हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। तो इसीलिए आप लोग, हम सब लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, अपने देश का साथ देते हुए, अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स का, प्रोडक्ट्स का साथ देते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। ये बेवजह क्रिटिसिज्म अच्छा है, डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरत बात होती है क्रिटिसिज्म अच्छा है, हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा है, लेकिन बेवजह क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब सारे हिट हो रखे हैं, सब हिट हो रखे हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना है, और अपने देश को, खुद को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी पर्सनल अर्थव्यवस्था को, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा देश पहले की तरह एक अच्छे नेशंस में गिना जाए, और हमारे जो हर चीज़ की वैल्यू है वो बाहर निकल के सामने आए। धन्यवाद।